जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। निस्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में टीचरों की ज़रूरत है। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर इम्तियाज़ हॉस्पिटल, मुकीरीगंज, शहर आजमगढ़। कम खर्च में जनरल सर्जरी कराएं। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरिया, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। मुख्तलिफ मुद्दों पर बीजेपी नेता और बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि बीजेपी के जो सांसद हुए हैं, आजमगढ़ सदर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से आजमगढ़ की जनता से कितनी उम्मीदें हैं, कितनी आशाएं हैं और इनको 1.5 साल मिला हुआ है, फिर चुनाव शुरू हो जाएगा 2024 में। क्या लग रहा है रमेश यादव जी, आजमगढ़ में विकास होगा दिनेश लाल निरहुआ के आने से? आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव से उसी तरह की उम्मीदें हैं कि जैसे जून में जला हुआ व्यक्ति बरसात की उम्मीद करता है। विगत 8 वर्षों में आप समझ लीजिए कि यहाँ सांसद के नाम पे आजमगढ़ की जनता नहीं जानती कि हमारा सांसद कौन है, कैसा है, उससे हम क्या कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को एक उम्मीद है कि हमारा सांसद हमारे बीच में है, हमसे हमारी ज़रूरतें पूछ रहा है। कितनी कर पाएगा ये आने वाले कल पे निर्भर करता है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सारे मंत्री जो हैं हमारे और सरकार के जितने भी विभाग हैं वो आजमगढ़ के लिए खुले दिल से प्रयास करें। जहां जो भी आवश्यकता पब्लिक की ज़रूरत की है उसको पूरी करें और पब्लिक की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का दिनेश यादव पूरा प्रयास करेंगे। और एक आपको ऐसा प्रतिबिंब दिखेगा सांसद के रूप में कि जिससे अगली बार चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष के लोग 20 बार सोचेंगे कि चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाए। दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ जो है बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सबका सहयोग रहेगा। देखिए, सारे कार्यकर्ताओं और सारे नेताओं की बदौलत ही दिनेश लाल यादव यहाँ चुने जाते हैं। दिनेश लाल यादव ने एक पूरी संगठित टीम की बदौलत चुनाव जीता है, तो सहयोग क्यों नहीं रहेगा? सहयोग रहेगा, अपेक्षाएं भी रहेंगी और अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास भी हमारे सांसद जी करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। काफ़ी चर्चाएं हैं आजमगढ़ में कि माइनॉरिटीज़ का जो वोट था वो बीएसपी में तकसीम हुआ, बीएसपी को गया, माइनॉरिटी का वोट बढ़ गया, सपा को गया। तो कहीं न कहीं जो है माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का वोट जो बढ़ने से दिनेश लाल यादव निरहुआ को फ़ायदा पहुंचा है। क्या माइनॉरिटी सिर्फ इसलिए है कि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करे? आपको लगता है कि माइनॉरिटी का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि वो एंटी बीजेपी वोटिंग करे? उसको अपने मन से अपने कैंडिडेट को वोट करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी को बहुत संख्या में, मैं बड़ी संख्या तो नहीं कहता, लेकिन काफ़ी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भी वोट दिया है, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उन्हें भारत की जो मूल धारा है उसमें बने रहने का शौक़ था, उन्होंने वोट किया। या फिर इसके लिए बहुत लोगों ने वोट नहीं किया कि हम बीजेपी को हराएंगे। तो क्या गुलाम है समाजवादी पार्टी का मुसलमान कि उनके चाहने पर वोट करे, ना करे तो वो गद्दार हो जाए? मुसलमान यहाँ का सजग नागरिक है, वो अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकता है। मुसलमान को रोटी ना मुलायम सिंह दिए हैं, ना अखिलेश यादव देते हैं, ना कोई अन्य दल देता है। मुसलमान को भी एक आम नागरिक की तरह जीने का हक है और मुसलमान अपनी रोटी खुद कमाता है, तो अपने विचार से मतदान कर सकता है। और हमें विश्वास है कि अगले चुनाव तक हमारे सांसद के कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में मुसलमान भी वोट करेंगे यहाँ। तो बीजेपी के करीब और बीजेपी में मुसलमान क्यों नहीं आ रहा है? क्या बीजेपी की जो विचारधारा है वो माइनॉरिटीज़ की विचारधारा के खिलाफ है? देखिए, मुसलमान आना चाहता है। जैसे बहुत जगह ऐसी होती है कि आप किसी को बचाने जाइए, वो आपसे दूर भागता है। आप कभी कल्पना करिए कि एक, अभी मैं तुलना कर दूंगा किसी जानवर से, तो आप अन्यथा लेके चले जाएंगे, इसलिए उस पर नहीं ले जाता हूँ कि कभी कि रेस्क्यू करिए किसी को,
जैसे एक सांप मान लीजिए फंसा हुआ है किसी जाल में और उसको निकालने का प्रयास करेंगे, आपका नज़रिया निकालने का है, लेकिन उसको समझ में आता कि पकड़ के हमको मारेगा, क्योंकि मारते मारते इतना डरा हुआ है इंसान से कि वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है और परिणामतः जो बचाने वाला होता है उसी पे अटैक करता है वो। समझ रहे हैं जी। तो बीजेपी एक राष्ट्र की बात करती है, एक संविधान की बात करती है, एक व्यवस्था की बात करती है, तो क्या बुरा है कि मुसलमान उसके साथ रहे। बहुत समय लगेगा, थोड़ा जब एक गैप तैयार हो जाता है तो उसको दूर करने में समय लगेगा। तो बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, तो बीजेपी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये मुसलमानों में जाकर मेहनत क्यों नहीं कर रही है, सदस्यता अभियान नहीं चला रही है, मुसलमान आपसे जुड़ नहीं रहे हैं? तो मुसलमान को जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही है, लेकिन एक समय लगेगा। जैसे अल्पसंख्यक वोट दे ना दे उसके खिलाफ भी काम करता हो, तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दानिश आज़ाद अंसारी को राज्य मंत्री बनाया और तमाम जगहों पे उनके बेहतरी के लिए, जैसे आपके अल्पसंख्यक बोर्ड है या माइनॉरिटीज़ के दूसरी जो काम है, कहीं ऐसा नहीं है कि उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता हो, लेकिन अब विरोध है तो है। यादव मूल विरोधी तत्वों में जाना जाता है कि यादव भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़ा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को भी टिकट दिया, यादवों को एमएलसी बनाया, यादव सांसद हैं, यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं, यादव मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इसके बाद भी भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। समझ रहे हैं? एक नहीं कई यादव हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ी अलग है, पूरे भारत में यादव रहता है, सारी जगहों का यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है। यहाँ चूँकि कुछ भ्रम है, लेकिन वो भ्रम टूट जाएंगे। 24 और 27 तक आप देखेंगे कि ये जो लोग आज दूर दूर हैं, मैं आपको बड़ी समीम जी कंफर्म बात बताऊं कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, मैं नहीं समझता कि कोई भी जनप्रतिनिधि ये सोच करके लड़ेगा कि मुझे पार्लियामेंट पहुंचना है विपक्ष का। 80 की 80 सीटों की बात मैं कर रहा हूं जी, कि किसी सीट को आप देखेंगे तो वो आदमी भयाक्रांत होगा कि लड़ तो रहे हैं लेकिन हार भी सकते हैं। मैक्सिमम चांसेज उसके हारने के ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी 80 सीट जीतेगी 2024 में। ठीक। अच्छा, ये जो राजस्थान की जो घटना हुई, अमरावती में जो घटना हुई और जो माहौल पूरे देश में पैदा हुआ है, हिंदू मुसलमानों के दरमियान कुछ ताकतें, कुछ शक्तियाँ, मुट्ठी भर जो है शक्तियाँ जो है, सांप्रदायिक जो है ताकतें जो है वो नफ़रत का माहौल पैदा कर रही हैं, दूरियां पैदा कर रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि आपसी भाईचारा जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए? ये जो नफ़रत का माहौल, नफ़रत की का जो बीज बोया जा रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? और सभी जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो मुसलमानों की में जो धर्मगुरु हों, चाहे जो है दूसरे वर्ग में हो, सब ने उस घटना की निंदा की और मजम्मत किया कि ये गलत हुआ, ये नहीं करना चाहिए। और पैगंबर मोहम्मद की जो तालीमात थी, जो उनकी शिक्षाएं थी, जो है वो उसके खिलाफ थी। उन्होंने अपने दुश्मन को ही माफ़ कर दिया। तो इस पर क्या कहना आपका? देखिए, आपका जो मुद्दा अभी तत्काल में आया कि राजस्थान की जो घटना हुई, राजस्थान की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मतलब आप समझिए नासमझ लोगों द्वारा किया गया कृत्य है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। रह गई बात ये कि आप इस्लाम को मानते हो, हम भगवान को मानते हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं, दूसरे लोग बौद्ध संस्कृति को मानते हैं, काफ़ी लोग ईसाई संस्कृति को भी मानते हैं। कहने को सारे मज़हब ये कहते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये मज़हब जब कभी बंद कमरों में होता है तो वो अपनी औकात में आ जाया करता है। और मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिनको उसी की रोटी पे ज़िंदा रहने की आदत होती है, जो रोजी रोटी पे बात नहीं करेंगे, अशिक्षा पे बात नहीं करेंगे, आने वाले कल के जो नौनिहाल हैं उनके भविष्य पे बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे तो मुसलमान पे करेंगे, हिंदू पे करेंगे, सिख पे करेंगे, ईसाई पे करेंगे। हाँ, ये बहुत ठीक नहीं है।
ये बहुत ही वाहियात चीज़ है और हम सब लोगों को इसको समझना होगा कि एक दूसरे की ताकत है। हम कुछ काम आपके जिम्मे है आप करते हो, कुछ काम हमारे जिम्मे हम करते हैं, और ये मान के चलना चाहिए कि कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। लेकिन बहुत लोगों को अपने आप को हाईलाइट करने का शौक़ होता है और कोई जब जगह नहीं मिलती है तो इस टाइप की आग पैदा करके अपने आप को हाईलाइट करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंगों पे बहुत नियंत्रण हुआ, झांकियाँ निकली, आपकी रामनवमी में कार्यक्रम थे, आपके जो गैर भाजपाई क्षेत्र हैं वहाँ पे दंगे हो गए, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में उनकी अपेक्षा दंगे ना के बराबर हुए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में बहुत सजग है कि अमन चैन बना रहे और लोगों के बीच में जो प्रेम है उसमें कहीं विघ्न ना पड़े, और हम एक बेहतर उत्तर प्रदेश और एक बेहतर भारत की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ें। मुसलमान कह रहा है किसी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर जो चल रहा है। विकास दुबे क्या था? आपके यहाँ आजमगढ़ में जो दूसरे जगह पे ये चीज़ें हो रही हैं, किस मुसलमान के घर पे आजमगढ़ में चला है? आप आजमगढ़ में हो ना, आजमगढ़ की बात करो कि किस मुसलमान के साथ जाती हुई है। जहाँ हो दूसरों की बातें मत किया करो, जहाँ हो आप वहीं पे देखो। उत्तर प्रदेश की बात करें, मैं उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ भी आता है। जी जी। आजमगढ़ में जो जितने माफिया हैं उन सब पे चल रहा है। क्या वो मुसलमान देख के चलता है? यहाँ तमाम राजपूत हैं जिनके घरों पे बुलडोजर चले, उनका तहस नहस कर दिया गया। आप चले जाओ यहाँ इलाहाबाद में यादवों के उस पर चला है। अगर न उनके ऊपर चला है तो मैं अशोक यादव एक ब्लॉक प्रमुख रहे, उनका जानता हूँ, पूरी व्यवस्था तहस नहस हो गई है जी। तो ऐसा नहीं है, आप गलत करते हो, गलत धन से धन संचय करते हो। कल आपने देखा है एक लोगों के साथ की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई यहीं कबूतरा में। जी। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि नहीं मुसलमान के साथ होता है? ये हमारी अज्ञानता है। ये चौथा स्तंभ हमारा सजग प्रहरी था, लेकिन इसने अपने आप को अब एकदम सिमटा दिया है, किसी के चापलूसी करने में, किसी को खुश करने में, और अपनी टीआरपी या अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में ये चीज़ें समाज में लोगों को बांटने का भी काम कर रही हैं। जबकि इसकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के अंदर कहीं भ्रम है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। अगर कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि योगी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में मुसलमान और यादव जो वर्ग है ये डरा समा हुआ है, इस पर क्या कहना आपका? आप एक बात बताइए, जैसे यही इनके टारगेट पर रहता है, निशाने पर रहता है। जैसे एक बात मुझे बताइए कि जब आप किसी बेहतर चीज़ के करीब नहीं जाएंगे, खुद ब खुद दूर भागते रहेंगे, खुद ब खुद दूर भागेंगे, तो आप नुकसान करते हो अपना, दोष दूसरे पे देते हो। मुसलमान और यादव अगर मूल धारा में शामिल नहीं हो रहा है तो वो उसका दोष है या कोई दूसरा धकेलता है उसको कि हमारे पास बताओ। कहीं ऐसा भी आपने देखा कि आप गए और बीजेपी ने आपको धक्का मार के भगा दिया कि नहीं शमीम तुम यहाँ नहीं रह सकते हो या तुम्हारे खड़ा होने की जगह नहीं है? कभी ऐसा हुआ? या कभी आप आए हो तो मेरे जैसा छोटा आदमी ये कभी किसी को मना किया कि नहीं हम आपके साथ नहीं करेंगे इसलिए कि आप यादव हो या मुसलमान हो या कोई भी हो? लेकिन आप वोट देते वक्त ये देखते हो कि ये किस दल से है, इसकी जाति क्या है, इसका मजहब क्या है। तो जिम्मेदार आप हो या वो जनप्रतिनिधि हैं जिनको आप चुनते हो। आपको वोट देने का नज़रिया, जब आप वोट तय करते हो ना, उस वक्त कभी आप सोचो कि आपने किस बेस पे वोट दिया। क्या किसी बेहतर क्वालिटी के पर्सनालिटी पे वोट किया या जाति और धार्मिक आधार पे वोट किया? ये आप तय करो, ये जनता तय करे कि हम निर्णय कैसा लेते हैं। अगर बात करोगे काम की, तो एक तरफ सरकार का काम लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी के साथ, बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक आदमी है जो कहता हम ही लड़ेंगे। क्या ये संभव है? उनके सहयोगी दलों की स्थिति पूछ लो कि वो उससे क्या संतुष्ट हैं। तो जाति समीकरण जो है इलेक्शन में कुछ काम नहीं आया। देखिए, यहाँ मुद्दे राष्ट्रवाद और विकासवाद के थे। यहाँ की जनता को विकास चाहिए जी। और गुड्डू जमाली के लिए वो विकल्प नहीं था। वो बेचारे क्या कर पाते? बतौर सांसद आप 5 करोड़ की निधि से इतने बड़े क्षेत्र का क्या विकास कर लेंगे?
आपको हर हालत में, मैंने एक स्टेटमेंट और भी कहा था कि आपको सरकार का सहयोग चाहिए। दिनेश लाल यादव प्रयास करेंगे, जैसे मैंने कहा ना, सरकार से सहयोग मिलेगा उनको। अगर सरकार से सहयोग नहीं मिलेगा तो वो बतौर सांसद कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे जो वोटर्स थे उनके नाम काटे गए, वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा गया। बीजेपी के लोगों ने अपने वोटरों का जो नाम बढ़वाया जो है, और छल से, कपट से और झूठ बोलकर जो है इन लोगों ने जो है ये इलेक्शन जीता है। एक बात बताइए, 3 महीने पहले चुनाव हुआ, 10 की 10 सीटें इन्होंने जीती, तब भी ये यही कहते थे, तब भी यही कहते थे इन्होंने अंधेर गर्दी पैदा करके फर्जी वोटिंग कराया। अब असली बात आप जान लो कि वो सत्य नहीं बोलना चाहते कि वो फर्जी वोटिंग से 10 विधायक बना ले गए यहाँ। हर बूथ पे उन्होंने 25 से 50 वोट फर्जी डलवाए थे। हर बूथ की बात मैं करता हूँ। आप अमूमन अगर जोड़ोगे तो 25 वोट अगर उनके फर्जी पड़े तो 400 बूथों पे 10 से 12 हज़ार वोट होते हैं, और उतने वोट उन्होंने कम से कम हर बूथ पे डलवाए हैं। आप एक बात बता दो जरा साहब, मेरी बात को नोट करके रखना कभी। वोट पड़ा 49-50% के करीब, और विधानसभा में पड़ा था 58%। टोटल वोट कितना घटा? 8%। 8%। मैं जिस पे बात करूं यादव और मुसलमान की, उन बूथों पे बात करूंगा मैं। मेरे पास पूरी जानकारी रहती है। एक आपके यहाँ पड़ता है महाजी सिंहवारा, गोपालपुर विधानसभा का। उस बूथ पे समाजवादी पार्टी को 1042 वोट मिले थे। 1042 वोट, और मात्र 3 महीने बाद ही उसको 700 वोट मिले। 350 वोट घट गए, 33% डाउन हुआ वोट। उसमें कोई गैर यादव वोटर नहीं, आप पता कर लेना, कोई भी गैर यादव वोटर नहीं है। आखिर 350 वोट कहाँ गया? क्या इस रेशियो में हर जगह घटा था? 33% वोट तो हर जगह नहीं घटा। आप ओवरऑल विधानसभा में 7-8% घट रहे हो, और उन बूथों पे जहाँ यादव था वहाँ 30-30% घट रहे हो। इसका मतलब फेक वोटिंग हुई थी, और उस फर्जी वोटिंग से इन लोगों ने चुनाव जीता, और फर्जी वोटिंग सरकार ने रुकवा दिया। औकात पता चल गई। सदर विधानसभा 1,08,000 वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी 6800 आ गई। 68,000। ये 32,800 वोट कहाँ चले गए भाई? अब बताओ, क्या इस प्रतिशत में घटा हुआ क्या? तो ये कहना कि मुसलमान को और इनको एक जुनून सा था विधानसभा के चुनाव में फर्जी वोटिंग करने के लिए, वो वोट नहीं पड़ पाए। ईमानदारी के वोट पड़े। ईमानदारी के वोट से आप जीत नहीं सकते हो यहाँ। ये थे बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव जी, जो भाजपा के नेता भी हैं, और ये अपने विचारों से जनता में मशहूर हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। बहुत सारे मुद्दों पर हमसे बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे विषय पर हमसे बातचीत इनसे हुई। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।